हेलो दोस्तों, अमरेश 11 टेक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका गैस पूरा हो गया है फिर भी एम्पियर कम ले रहा है। एक हमारे दोस्त का क्वेश्चन है ये कि गैस कंप्लीट हो चुका है लेकिन फिर भी एम्पियर बहुत कम ले रहा है, इसका क्या रीज़न होता है। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं थोड़ा सा कुछ अलग टॉपिक इसी में बताऊँगा, कैपिलरी के बारे में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। मैं कैपिलरी के बारे में लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं इसे कवर करता हूं कि गैस कंप्लीट हो गया है लेकिन फिर भी एम्पियर कम ले रहा है, इसका क्या रीज़न होता है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो देखिए, प्रोफेशनल काम करने के लिए आपके पास इस तरह से मैनिफोल्ड गेज होना चाहिए, इस तरह से मैनिफोल्ड गेज होना चाहिए प्रोफेशनल काम करने के लिए। क्योंकि देखिए आपने गैस तो आपने सक्शन लाइन में लगा करके चेक कर लिया, आपका गैस कंप्लीट हो गया है लेकिन आपका एम्पियर बहुत कम ले रहा है, लेकिन क्या आप डिस्चार्ज प्रेशर आपने चेक किया है? आखिर कैसे पता चलेगा आपको कि हमारे सिस्टम में चोक कहाँ से है। देखिए एम्पियर कम ले रहा है आपका सिस्टम, या फिर हो सकता है कि आपके कंप्रेसर का पंपिंग डाउन हो, तो फिर आप कैसे पता करेंगे। आपके पास इस तरह से मैनिफोल्ड गेज होना चाहिए, तभी आप प्रोफेशनल तरीके से पता कर सकते हैं कि आखिर फॉल्ट कहाँ से है। अब चेक कैसे करना है इसे देखिए कि हम सिस्टम को चेक कैसे करेंगे कि हमारा चोक है सिस्टम, या फिर पंपिंग डाउन है कंप्रेसर का, या फिर क्या फॉल्ट है, या फिर आपने गैस ही कम डाला है। वैसे तो आप बता रहे हैं कि गैस हमारा कंप्लीट हो चुका है। शायद 22 का अगर रेफ्रिजरेंट है आपका हो तो 60 का प्रेशर हो चुका होगा, लेकिन फिर भी एम्पियर कम बता रहा है। तो इसमें हो सकता है कि आपके कंप्रेसर का पंपिंग डाउन है। लेकिन आप वहीं पे कैसे कंफर्म करेंगे कि हमारा पंपिंग डाउन है? इसके लिए आपके पास मैनिफोल्ड गेज होना चाहिए, एक तरफ हाई प्रेशर गेज और एक तरफ लो प्रेशर गेज, इस तरह से होना चाहिए। और आप जिस सिस्टम में गैस चार्ज कर रहे हैं उस सिस्टम में आपके सक्शन लाइन में भी वाल्व होना चाहिए और डिस्चार्ज लाइन में भी वाल्व होना चाहिए। क्योंकि कई एयर कंडीशनर ऐसे भी होते हैं जिसके सिर्फ सक्शन लाइन में वाल्व लगे होते हैं और डिस्चार्ज लाइन में वाल्व नहीं लगे होते हैं। लेकिन जिसमें दोनों में लगे होते हैं उसे कैसे चेक करना है, उसे कैसे कंफर्म करना है? बहुत ही आसानी से। उसके लिए मैनिफोल्ड गेज होना चाहिए आपके पास, एक तरफ हाई प्रेशर गेज, एक तरफ लो प्रेशर गेज, इस तरह से होना चाहिए। आप हाई प्रेशर गेज, ये रेड वाला जो होता है वो हाई प्रेशर गेज होता है, इसमें 500 PSI तक का है। फिर भी ये R410 के लिए ये कंप्लीट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं काम चला लेता हूँ इसी से। और ये हमारा 120 तक का प्रेशर है, जो कि अगर हम 410 गैस चार्ज करें इससे तो इससे भी होने को हो जाएगा, लेकिन अगर 140 का 130 का प्रेशर देना रहे तो नहीं हो पाएगा। इसलिए लो प्रेशर गेज सिर्फ 22 के लिए है ये, और ये हाई प्रेशर गेज ये 410 के लिए काम चल जाएगा इससे। तो इस तरह से गेज होना चाहिए। आप एक लाइन ये डिस्चार्ज वाला, ये जो हाई प्रेशर गेज है इसे डिस्चार्ज लाइन पे लगाएं। मैं R22 की बात कर रहा हूँ पहले। उसी तरह से आप किसी भी रेफ्रिजरेंट को आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। R22 के लिए आप हाई प्रेशर गेज डिस्चार्ज लाइन पे लगाएं, लिक्विड लाइन पे, और ये हमारा लो प्रेशर गेज ये हमारे सक्शन लाइन पे लगाएं, स्प्लिट एयर कंडीशनर के, जिसमें दोनों में सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन दोनों में वाल्व लगे हुए हैं। आप लगा लेंगे तो आपका सक्शन प्रेशर अगर 60 का प्रेशर है तो, और डिस्चार्ज लाइन में 250 से 300 PSI होना चाहिए हमारे हाई प्रेशर गेज में। तब समझ लीजिए कि हमारा गैस भी सही है और सिस्टम भी सही चल रहा है। रनिंग की बात कर रहा हूँ मैं। अगर यही प्रेशर देखिए आपका, अगर आपका प्रेशर 40 से या फिर 30 PSI है, उससे ऊपर नहीं जा रहा है, आप गैस चार्ज कर रहे हैं, उससे ऊपर नहीं जा रहा है। देखिए कभी भी गैस चार्ज करने जाएं तभी अगर 30 का प्रेशर है, 40 का प्रेशर है, तो फिर उसका एम्पियर और उसका हाई प्रेशर गेज दोनों लगा करके चेक करें आप। अगर ये 30 का प्रेशर है तो ये हो सकता है कि ये अगर
हो सकता है 250 या फिर 300 PSI हो, तो समझ लीजिए कि सिस्टम में आपके चोक है। अगर आपका 30 का प्रेशर बता रहा है हमारा सक्शन लाइन में, अगर 30 का प्रेशर, बैक प्रेशर 30 का बता रहा है 30 PSI, और इसका प्रेशर लगभग तब कितना बनेगा, लगभग 150 या फिर 150 PSI बनेगा इसका, तो फिर समझ लीजिए कि गैस कम है, उसके हिसाब से एम्पियर भी कम बताएगा। लेकिन अगर इसका प्रेशर कम बता रहा है सक्शन लाइन का और डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर ज़्यादा बता रहा है, या फिर डिस्चार्ज लाइन का प्रेशर हमारा जो होता है 250 से 300 PSI, ये बता रहा है 150, और ये हमारा सक्शन लाइन जो है, सक्शन लाइन हमारा बता रहा है कम से कम 60-65 प्रेशर पूरा कंप्लीट बता रहा है ये, और डिस्चार्ज प्रेशर हमारा बता रहा है 150-100 PSI। तो इसमें क्या होगा कि हमारे आउटडोर के कैपिलरी में ब्लॉक है। अब देखिए कैसे समझना है, दोनों गेज को लगाएंगे आप, एक डिस्चार्ज लाइन में हाई प्रेशर गेज और सक्शन लाइन में लो प्रेशर गेज। अगर आपका दोनों प्रेशर दोनों रीडिंग बता रहा है इसमें, अगर यह सक्शन लाइन का प्रेशर कम है और ये नॉर्मल है, तो समझ लीजिए कि हमारे स्प्लिट एसी के जो इंडोर होता है, इंडोर में चोक है। अगर यह प्रेशर कम बता रहा है और यह प्रेशर नॉर्मल जितना होता है उतना बता रहा है, हाई प्रेशर कम बता रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि आपके आउटडोर में कैपिलरी में ब्लॉकेज है। यहाँ से समझ सकते हैं आप मैनीफोल्ड गेज में हाई प्रेशर और लो प्रेशर में आप समझ सकते हैं, दोनों में गेज लगाएंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर इस सक्शन लाइन में जो हमारा सक्शन लाइन होता है बैक प्रेशर, इसका अगर कम बता रहा है और हाई प्रेशर नॉर्मल बता रहा है जितना होना चाहिए, तो फिर समझ लीजिए कि आपके इंडोर में कहीं भी चोक है, या फिर ऑयल जमा है उसमें, या फिर उसमें कचरा जम गया है, कुछ तो दिक्कत है। अगर यही प्रेशर आपका जो हाई प्रेशर है ये कम बता रहा है और आपका ये सक्शन प्रेशर ये नॉर्मल बता रहा है जितना होना चाहिए, तो फिर समझ लीजिए कि आपके आउटडोर में चोक है। आउटडोर में चोक कहाँ होता है? आउटडोर में वही एक होता है हमारा कैपिलरी फिल्टर, वही होता है, और बाकी तो सारे मोटे मोटे पाइप होते हैं, वहाँ चोक होने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसलिए अगर इस तरह से हो तो आपका कैपिलरी चेंज करना हो तो कैपिलरी चेंज करें, या फिर आप क्या करें कि इंडोर को आप फ्लश करें, इंडोर को या फिर पूरे सिस्टम को फ्लश करें, और फ्लश करने के बाद उसे अच्छी तरह से फिर से वैक्यूम करें। वैक्यूम करने के बाद फिर से आप गैस चार्ज करें, नॉर्मली चलने लगेगा सिस्टम। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि आपके अगर कंप्रेसर में पंपिंग डाउन है तो उसे कैसे पहचानेंगे। उसे पहचानने के लिए देखिए होता क्या है कि अगर 22 की बात करें, 22 में कितना होता है, 60 से 65 PSI हमारा नॉर्मल होता है, 60 से 65 PSI का सक्शन प्रेशर जो बैक प्रेशर होता है। डिस्चार्ज प्रेशर हमारा 250 से 300 PSI होता है। लेकिन जब हमारा कंप्रेसर का पंपिंग फेल रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या दिखाता है, क्लैममीटर भी लगाए हैं और हाई प्रेशर गेज और लो प्रेशर गेज दोनों आपने लगाए हैं, उसके साथ में क्लैममीटर भी लगाए हैं। तो क्या होता है, अगर पंपिंग फेल रहेगा तो वहाँ पर क्या दिखाएगा आपका, अगर 9 से 10 एम्पियर 11 एम्पियर अगर कोई सिस्टम ले रहा है, 10 से 12 एम्पियर अगर ले रहा है, तो वहाँ पे 4 एम्पियर 5 एम्पियर इस तरह से लेगा अगर पंपिंग फेल रहेगा तो। और मीटर में क्या बताएगा रीडिंग, ये भी आप ध्यान दीजिए। मीटर में आपकी रीडिंग बताएगा जो आपका 60 से 65 PSI बता रहा है, वो कम से कम बताएगा 120 से 140 PSI। जहाँ तक भी 120 से 140 PSI इस तरह से प्रेशर बताएगा सक्शन प्रेशर। और डिस्चार्ज प्रेशर हमारा बताएगा 250 से 300 PSI होना चाहिए नॉर्मल। लेकिन ये डिस्चार्ज प्रेशर हमारा बताएगा हाई प्रेशर, इसमें बताएगा ये भी 150 100 इस तरह से बताएगा, क्योंकि ये 250 से 300 PSI होना चाहिए, ये बताएगा हमारा 100 से 150 PSI। और ये हमारा लो प्रेशर जो बैक प्रेशर होता है सिस्टम का, उसमें 60 से 65 PSI बताना चाहिए, उसमें बताएगा 120 से 130 PSI 40 PSI। तो फिर समझ लीजिए कि हमारा कंफर्म है कि कंप्रेसर का पंपिंग पूरा डैमेज हो चुका है, उसका पिस्टन बिल्कुल ख़राब हो चुका है, उसका बैक प्रेशर मार रहा है जो सक्शन के रास्ते खींचना चाहिए, सक्शन के रास्ते फेंकने लगता है गैस, तो हमारा पंपिंग बिल्कुल डाउन हो जाता है। उस समय हमारा कंप्रेसर काम करना बंद कर देता है। काम तो करता है, हमारा कंप्रेसर रन करता है, लेकिन वहाँ पे उसका सक्शन नहीं, ना तो सक्शन कर पाता है ना तो डिस्चार्ज कर पाता है। डिस्चार्ज करता है लेकिन सक्शन जब खींचने के टाइम वो वापस फेंक देता है, क्योंकि उसका पिस्टन ख़राब हो जाता है।
तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पंपिंग डाउन है या फिर क्या प्रॉब्लम है सिस्टम में, आपका इंडोर में चोक है या फिर आउटडोर में चोक है। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप कंफर्म कर सकते हैं। अभी हमारा हो गया हमारा मैनिफोल्ड गेज के बारे में। अब हम बात करते हैं कैपिलरी के बारे में कि कैपिलरी कट कैसे करना है। जैसे देखिए हमारे पास एक कैपिलरी है, एक कैपिलरी शायद इसका होल दिख रहा है साफ, इसका होल देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। इसे कट कैसे करते हैं ये भी देख लीजिए। अब देखिए कट इस तरह से नहीं करना है कभी भी, कट ऐसे ना, ये कटर होता है, इसका कैपिलरी का कटर अलग होता है और ये कटर है, ये वायर कटर है, ये अलग है। अब देखिए इस तरह से इसे हम कट करेंगे, देखिए कट हो गया। अब देखिए कट होने के बाद लेकिन इसका होल कहाँ गया, होल बिल्कुल बंद हो गया। ये कट करने का तरीका नहीं है कैपिलरी कभी भी ऐसा कट नहीं करेंगे। अब देखिए इसे हम अगर इसका मुंह फैलाते भी हैं तो कितना फैलेगा, देखिए फिर भी पिचका हुआ है इसका मुंह। कितना भी इसको फैला लें, कितना भी इसमें ये डाल के करें देखिए, लेकिन फिर भी ये पिचका हुआ है इसका मुंह। ये कट करने का, और कट करने के लिए कैपिलरी, अगर आपके पास कैपिलरी कटर नहीं है तो उसे कैसे कट करेंगे। देखिए इस तरह का ब्लेड हो सकता है, यहाँ पे सऊदी अरब में इस तरह का ब्लेड मिलता है, इंडिया में तो पता नहीं, मैं तो देखा नहीं हूँ इंडिया में किस तरह का ब्लेड मिलता है। इंडिया में भी ब्लेड मिलता है लेकिन ये पर्सनल यहाँ पे मिलता है सऊदी अरब में। इसे कट करने के लिए देखिए यहाँ पे ऐसे जहाँ भी कट करना हो इस तरह से ब्लेड से इस तरह से ऐसे रगड़ेंगे, इसे कट करेंगे। देखिए ऐसे कट नहीं होगा लेकिन निशान लग जाएगा एक, जैसे हम शीशा काटते हैं ना डायमंड से, उसी तरह से ऐसे निशान लग जाएगा। जब इसमें ऐसे चारों तरफ से निशान लगा लें, उसके बाद प्लास से इसे क्या करें, इसे इस तरह से ऐसे करेंगे। अब देखिए इस तरह से टूट जाएगा। अब देखिए इसका होल कितना अच्छा बना हुआ है, इसमें थोड़ा सा कोई रॉड डाल के इसे घुमा देंगे 2 बार, बस फिक्स है। ये देखिए बिल्कुल ये कंप्लीट कटा हुआ है कैपिलरी। इस तरह से कैपिलरी को कट करते हैं। अगर इमरजेंसी में आपके पास कटर नहीं है, कैपिलरी कटर, तो इस तरह से कट करके आप थोड़ा सा उसमें डाल करके थोड़ा 2 बार घुमा दें, कैपिलरी बहुत ही आसानी से कट जाएगी और उसके बाद ज्वाइंट कर दें। ये मेरे पास में कैपिलरी थोड़ा सा बचा हुआ था, इसलिए मैं इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। इसके ऊपर थोड़ा सा बचा हुआ था मेरे पास कैपिलरी, मैं कल ही कैपिलरी चेंज किया हूँ एक एयर कंडीशनर में। उसका वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन कल और एक कंप्लेन मिला हुआ है, उसका भी कैपिलरी ख़राब है, उसका मैं वीडियो बना के आपको अब अच्छी तरह से दिखाऊँगा कि कैपिलरी को कैसे ज्वाइंट करना है और कैपिलरी को कैसे चेंज करते हैं। और उसके साथ में फ़िल्टर और एक मोटा पाइप पतला पाइप लगा हुआ है, सब कुछ सारे सिस्टम में निकाल करके सिर्फ कैपिलरी लगा करके मैं सिस्टम को चला के दिखाऊंगा। कल का कंप्लेन मिला हुआ है, कल मैं जाऊंगा। अभी तो बकरीद का 3 दिन ख़त्म हो गया, छुट्टी का 3 दिन था बकरीद में, इसलिए मैं जा नहीं पाया, लेकिन बकरीद ख़त्म हुआ। अब इसके बाद मैं जाऊंगा तो इस कैपिलरी को कैसे चेंज करना है उसको मैं कंप्लीट एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये छोटा सा वीडियो था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूज़फुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।